हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। साथ ही साथ आप अपने पठन पाठन में भी पूरी तरह से व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं हिंदी पेपर के बारे में। ठीक है ना। क्लास 10th का जो 2 मार्च का आपका पेपर है, ध्यान से सुनने का। 2 मार्च कब का है? 2 मार्च का। ठीक है ना। 2 मार्च का जो पेपर है हिंदी का, है ना, आपने आईटी दे दिया होगा, है ना। किसी किसी लोगों का संस्कृत होगा, उन लोगों ने अपना एग्जाम दे दिया होगा। मैथ साइंस क्या है, खत्म हो गया। अब हिंदी की भी बारी है, तो हिंदी का भी वेटेज जो है ना 80 मार्क्स का ही। कितना मार्क्स मिलेगा? 80 मार्क्स। ठीक है ना। तो इस पे भी आपको ध्यान देना है। क्या करना है, मैं कोर्स बी लाया हूँ हिंदी का। टाइम आपको 3 आवर्स मिलता है। यहाँ देखिए QR कोड रहता है ना, 2 जगह। पेपर हूबहू मिलेगा, टेंशन लेने की बात नहीं है। देखिए, एग्जाम से पहले आपको केवल देख लेना है वीडियो को। चलिए मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सा डिटेल में ध्यान से सुनिएगा। सेट 2 मैं करवाने वाला हूँ। यहाँ QP कोड होता है, क्वेश्चन पेपर कोड, यानी प्रश्न पत्र कोड दिया रहता है। ठीक है, 452 दिया है यहाँ। और यहाँ सीरीज रहता है HE5GF लिखा हुआ रहता है। साथ ही साथ बार कोडिंग रहता है। रोल नंबर फिल करना है, जैसे आपका 22224560 है। इस तरह आप रोल नंबर फिल करिए। और देखिए प्रश्न पत्र कोड जो है, QP कोड, आपको आंसर बुकलेट जो मिलेगा ना, उसमें लिखना जरूरी है। आप जरूर लिखिएगा इसको। ठीक है ना। 4/5/2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इंस्ट्रक्शन सुन लीजिए, ध्यान देना है आपको। देखिए यहाँ पे लिखा रहता है नोट में, कृपया जांच ले कि प्रश्न पत्र में मुद्रित पृष्ठ 15 पेज है कि नहीं। ठीक है, कृपया जांच ले कि इस प्रश्न पत्र में टोटल 16 प्रश्न होते हैं। 16 प्रश्न है, 16 सवाल का जवाब देना होता है। प्रश्न पत्र के दाहिने हाथ की ओर दिए गए प्रश्न कोड परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका के मुख्य पृष्ठ पर लिखना है। वही QP कोड को आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है। चौथी बात क्या बोला जा रहा है, ध्यान देना है आपको। चौथी बात कह रहा है, कृपया प्रश्न पत्र को लिखने से शुरू से पहले उत्तर पुस्तिका यथास्थान पर प्रश्न का क्रमांक अवश्य लिखना है ना। यानी सीरियल वाइज आपको आंसर देना है। पहला बनाइए, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, इस तरह से। और चौथा में अगर 2 सवाल है तो 4 का फर्स्ट, 4 का सेकंड, क ख जो भी रहे उसको आपको लिखना है सीक्वेंस में। ठीक है ना। आगे देखिए, आगे क्या कह रहा है, ध्यान देना कि इस प्रश्न पढ़ने के लिए 15 मिनट आपको टाइम दिया जाएगा एक्स्ट्रा। ठीक है ना। पेपर को पढ़ने के लिए प्रश्न वितरण में पूर्वाह्न में 10 बजे 15 बजे किया जाएगा। सुबह 10:15 से 10:30 तक परीक्षार्थी प्रश्न पढ़ेंगे, है ना। 10:15 से 10:30 तक केवल आपको क्या करना है, क्वेश्चंस को पढ़ना है। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई कष्ट तकलीफ है नहीं। तब हम क्या करते हैं, सवालों पे आते हैं। ठीक है, अब सवाल पे आते हैं। आने का मतलब हो गया कि खंड क देखने वाले हैं। ठीक है, खंड क में अपठित बोध है। ये गद्यांश दिया गया है। ठीक है ना, गद्यांश दिया गया है, इसको आपको ध्यान से पढ़ना है और उस सवालों के जवाब देना है। ठीक है, कितने मार्क्स का होता है वो देख लीजिए। 7 मार्क्स का है। कितने मार्क्स का है? 7 मार्क्स। गद्यांश को पढ़ना है कि दुनिया में इस समय दिन दुनी रात चौगुनी गति से प्रगति हो रही है। कुछ समय पहले तक असंभव सी लगने वाली चीजें आज प्रौद्योगिकी की मदद से सरलता से परिणाम तक पहुंच रही है। एक समय संगणक ने, विकास ने प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव किया था। अब कृत्रिम बौद्धिकता ने चिकित्सा से लेकर हथियारों का निर्माण तक हर क्षेत्र में कंप्यूटर और रोबोट के प्रयोग को नया आयाम दिया है। ठीक है, पारंपरिक कंप्यूटर की दुनिया में इस प्रगति के समानांतर एक और अनुसंधान चल रहा है, जिसका नाम है क्वांटम कंप्यूटिंग, यानी अति सूक्ष्मता का विज्ञान। भारत में भी अब इस क्षेत्र में गति लाने का ऐलान कर दिया गया है। ठीक है, भौतिक शास्त्र के क्वांटम सिद्धांत पर काम करने वाली इस कंप्यूटिंग में असीमित संभावनाएं देखी जा रही। शोध के लिहाज से यह विषय किसी के लिए भी रुचि का विषय हो सकता है। विशेषज्ञों के अनुसार एक पूर्ण विकसित क्वांटम कंप्यूटर की क्षमता सुपर कंप्यूटर से भी ज्यादा आकी जा रही है। इस क्वांटम कंप्यूटिंग मैकेनिक्स की खास बात यह है कि इसकी शुरुआत के बाद भारतीय और पश्चिमी वैज्ञानिक यह मान रहे हैं कि भारतीय भाववादी सिद्धांत को जाने बिना कण में चेतना का आकलन नहीं किया जा सकता।
क्वांटम भौतिकी और कृत्रिम भौतिकता एक तरह से चेतना के भाववादी सिद्धांत को ही अस्तित्व में लाने के उपाय। इस तरह से आपको गद्यांश जल्दी से पढ़ लेना है, ठीक है ना। सवाल पे हम आते हैं, ठीक है। आप देख लिए होंगे गद्यांश, चुपचाप क्या करना है, आपको नोट कर लेना है, पेपर हूबहू देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए इस तरह गद्यांश पढ़ लेना है जल्दी से, है ना। और सवाल पे आना है, कहाँ पे आ जाना है, सवाल पे। अब पहला कह रहा है, ध्यान देना है आपको कि उपयुक्त गद्यांश किस विषय वस्तु पर आधारित था, ये आपको बताना है। किस पे आधारित था, कृत्रिम बौद्धिकता पर आधारित था, ठीक है। पहला इस सवाल का सही जवाब हो गया, क्लियर। चलिए दूसरा देखते हैं, मैं पूरा आंसर के साथ एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है ना। चलिए, दिन दुनी रात चौगुनी गति से प्रगति हो रही है, इस पंक्ति से आशय क्या है, आपको बताना है कि बहुत ही तेजी से विकास हो रहा है, ठीक है ना। क्या हो रहा है, बहुत ही तेजी से विकास हो रहा है। इसका मतलब ये हो गया दिन दोगुनी बहुत ही तेजी से विकास होना, यानी पहला ऑप्शन सही है, 1 नंबर मिलेगा आपको, ठीक है ना, 1 सही होगा। तो अगला देखिए, निम्न कथन और निष्कर्ष को ध्यान से पढ़कर दिए गए विकल्प से सही उत्तर चुनकर लिखिए। कथन और निष्कर्ष है, कथन में क्या कह रहा है, ध्यान देना कि क्वांटम कंप्यूटर की क्षमता सुपर कंप्यूटर से भी अधिक है। निष्कर्ष बता रहा है इससे विकास की गति को अधिक बल मिलेगा, है ना। कथन और निष्कर्ष आप पढ़ लिए, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए दोनों सही है, क्या है जी, दोनों सही है। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है, कथन और निष्कर्ष दोनों सही है, दूसरा ऑप्शन सही हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, पैसेज के अकॉर्डिंग ही जवाब देना है आपको, अपने मन से नहीं देना है, ठीक है। अब इस पहला का घ में देखिए 2 मार्क्स का यहाँ साइड में लिखा है कि जीवन को सरल बनाने में प्रौद्योगिकी की भूमिका को स्पष्ट करिए, लिख देना है ना। घ में क्या है, लिखना है आपको, जीवन को सरल बनाने में प्रौद्योगिकी की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि प्रौद्योगिकी ने उन चीजों को भी सरलता से परिणाम तक पहुंचा दिया है जो कुछ समय पहले तक असंभव सी लगती थी, यही आंसर हो गया इसका, ठीक है ना। एक बार और पढ़ के सुना दे रहा हूँ, लिखिएगा। प्रौद्योगिकी ने उन चीजों को भी सरलता से परिणाम तक पहुंचा दिया है जो कुछ समय पहले तक असंभव सी लगती थी, क्लियर हो गया। कॉपी पेन निकाल के बैठिए, चूहा मार के खाना बंद करिए, ठीक है ना, लिखिए। इसमें भी 2 मार्क्स मिलेगा। देखिए, अति सूक्ष्मता का विज्ञान क्या है, तो क्वांटम कंप्यूटिंग को ही अति सूक्ष्मता का विज्ञान कहते हैं। देखिए पैसेज में दिया गया था, एक बार मैं पैसेज की ओर ले जाता हूं आपको, ठीक है। यहाँ से देख लीजिए क्या पूछा जा रहा है, अति सूक्ष्मता, देखते हैं। अभी पैसेज में था, कहीं पे दिया गया होगा, उसको हम लोग को ध्यान से पढ़ना है, ठीक है ना। अनुसार अति सूक्ष्मता का देखिए यहाँ पे मिल गया, क्वांटम कंप्यूटिंग अति सूक्ष्मता का विज्ञान कहा गया है, ठीक है। इस तरह से पैसेज से खोज के ही लिखना है। पैसेज में लड़का को लड़की कह रहा है तो उसको भी आपको मानना पड़ेगा, ठीक है ना। अब दूसरा देखिए, दूसरा भी पैसेज 7 मार्क्स का है। दूसरा भी पैसेज कितना मार्क्स का है जी, 7 मार्क्स का है। क्या है, दूसरा भी 7 मार्क्स का है। अब हम इसके सवालों को देखते हैं। अब दूसरा गद्यांश को पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। देखिए दूसरा गद्यांश क्या बोला जा रहा है, ये भी 7 मार्क्स का है आपको, ठीक है। चलिए, कह रहा है सूरज हमारी ऊर्जा की सारी कमियों को पूरा कर सकता है, ठीक है ना। यह एक विशाल रिएक्टर जैसा है। वैज्ञानिकों का प्रयास है कि कृत्रिम सूरज को धरती पर बनाया जाए, इसके लिए फ्यूजन तकनीक पर काम कर रहे हैं। सूर्य की चमक इंसानों के लिए हजारों साल से आश्चर्य की वजह रही है, लेकिन करीब 100 साल पहले नई खोज द्वारा पता चला है कि सूर्य के बेशुमार ऊर्जा का कारण न्यूक्लियर फ्यूजन है, ठीक है। फिर वैज्ञानिकों ने सोचा कि अगर धरती पर उसी तरह फ्यूजन कराया जाए तो सूर्य में हो रहा है तो बहुत कुछ बदल जाएगा और लोगों को, देखिए लोगों को जो है बेशुमार ऊर्जा मिल जाएगी। आज दुनिया के सबसे बड़े न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर में ईंधन परीक्षण को शुरू कर दिया गया है। वैज्ञानिकों की टीम फ्रांस में फ्यूजन रिएक्टर को ताकत देने वाली हाइड्रोजन के अत्यंत दुर्लभ रूप की क्षमता का परीक्षण कर रहे हैं। अगर उनका परीक्षण सफल होता है तो दुनिया
को क्लीन एनर्जी का बहुत बड़ा जरिया मिल जाएगा, है ना। इससे न केवल जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता घटेगी बल्कि पर्यावरण को भी लाभ होगा। न्यूक्लियर फ्यूजन लंबे समय तक वातावरण में मौजूद रहने वाले रेडियोधर्मी अपशिष्ट उत्पन्न नहीं करता। यह क्षय ऊर्जा से भी अधिक विश्वसनीय ऊर्जा है। नाभिकीय संलयन द्वारा उत्पन्न ऊर्जा मानव जाति की लंबे समय से चली आ रही खोजों में सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह तुलनात्मक रूप से काफी स्वच्छ है, अर्थात यह कम कार्बन का उत्सर्जन करती है। साथ ही यह तकनीकी दक्षता के साथ 100% स्वच्छ भी है। ठीक है, साइंस से रिलेटेड पैसेज है, पढ़ लिया। अब बताना है आपको कि उपयुक्त गद्यांश किस विषय वस्तु पर था। जो हमने पढ़ा वो किस पे था, तो देखिए नाभिकीय ऊर्जा पे था, है ना। किस पे था, नाभिकीय ऊर्जा पे था। तीसरा ऑप्शन सही। आगे बढ़ते हैं, 1 मार्क्स मिल जाएगा आपको। इस तरह रफली आपको पैसेज पढ़ लेना है। अब कथन वाला है या कारण वाला है, ठीक है। देखिए कथन कारक को ध्यान पूर्वक पढ़िए, दिए गए विकल्प में से चुनना है। कथन क्या कह रहा है, ध्यान देना है। क्या कह रहा है, कथन पे ध्यान देना है। कह रहा है न्यूक्लियर फ्यूजन और ऊर्जा भी विश्वसनीय ऊर्जा स्रोत है, बिल्कुल सही है। ठीक है, कारण पढ़ते हैं, रीजन, इससे दुनिया को स्वच्छ ऊर्जा प्राप्त होगी, है ना। क्या है, इससे दुनिया को स्वच्छ ऊर्जा, हाँ ये भी सही है। अब ऑप्शन देखिए, एक और दोनों सही है। अब व्याख्या भी करता है, क्या करता है, व्याख्या भी करता है, तो तीसरा ऑप्शन सही हो गया। ठीक है ना, यानी उसी से रिलेटेड है, इसका इसमें यूज आ रहा है कारण का। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। सी में क्या कहा जा रहा है, ध्यान देना कि वैज्ञानिकों द्वारा कृत्रिम सूरज को धरती पर बनाने के पीछे कारण है। क्या कारण है वो आपको पता करना। ठीक है, तो ऊर्जा की कमी को दूर करने के लिए, ठीक है ना, ऊर्जा की कमी को दूर करने के लिए तो यही ऑप्शन सही हो गया, ऊर्जा की कमी को दूर करने के लिए। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ा जाए। आगे देखिए, अब देखिए यहाँ पे सवाल 2-2 मार्क्स का आता है, दिख रहा होगा आपको। कह रहा है सूर्य को असीमित ऊर्जा का स्रोत क्यों माना जाता है, 2 मार्क्स मिलेगा। ठीक है, तो मैंने अभी बताया आपको, है ना, कि सूर्य के कोर में होने वाले निरंतर परमाणु संलयन न्यूक्लियर फ्यूजन के कारण इसे असीमित ऊर्जा का स्रोत माना जाता है। क्या लिखना है, मैं एक बार पढ़ रहा हूँ, बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। कह रहा है सूर्य के कोर में होने वाले निरंतर परमाणु संलयन न्यूक्लियर फ्यूजन के कारण ही इसे असीमित ऊर्जा का स्रोत माना जाता है। लिख दीजिएगा, चलो ठीक, डन। आगे देखते हैं, अंगा वाला लिखते हैं नाभिकीय ऊर्जा जीवाश्म ईंधन से किस प्रकार भिन्न है, ये आपको बताना है। तो नाभिकीय ऊर्जा जीवाश्म ईंधन से भिन्न है स्वच्छता के कारण, अपशिष्टता के कारण, विश्वसनीयता के कारण। ठीक है ना, क्लियर हो गया, यही आपको लिख देना है। अब आगे बढ़ते हैं, इस तरह 2 पैसेज हो गया। अब व्याकरण में आते हैं, किस में आते हैं जी, व्याकरण में आते हैं। अब खंड हम लोग कौन सा देखने वाले हैं, खंड जो है देखेंगे, खंड ख देखेंगे। ठीक है ना, खंड या मैंने देख लिया, है ना, खंड क देख लिया मैंने, है ना। अब खंड क्या देखेंगे, ख देखेंगे। ठीक है, अपठित बोध हो गया खंड क में। खंड ख में व्याकरण से रिलेटेड, व्यावहारिक व्याकरण, है ना, जो हम लोग प्रयोग में लाते हैं। चलिए पहला सवाल बहुत खूबसूरत सा है, ध्यान देना है आपको। कह रहा है, तीसरा नंबर सवाल, पदबंध पर आधारित 5 प्रश्नों में से किन्हीं 4 का जवाब देना है। 4 ही का देना है, 5 में से कोई 4 लिखिएगा, 1-1 मार्क्स का सब है। ठीक है ना, यहाँ दिख रहा होगा, देखिए मैं दिखा देता हूँ, 4 मार्क्स का। ठीक है ना, ये वो सही हुआ, 1 मार्क्स मिलेगा आपको, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ा जाए। ठीक है, चलिए आते हैं हम लोग तीसरा का क क्या कह रहा है। कह रहा है वजीर अली की जांबाजी और साहसिक कारनामों से सभी परिचित थे। वाक्य में विशेषण पदबंध चुनकर बताना है आपको कि विशेषण कौन सा है। ठीक है ना, विशेषण पदबंध चुनकर बताना है आपको कौन सा है। ठीक है ना, तो वजीर अली की जांजाबी और साहसिक कारनामों से सभी, है ना, इसमें वाक्य में विशेषण पदबंध चुनकर लिखिए कौन सा है। ठीक है,
ये तीसरा का जो है ना पदबंध पर आधारित सवाल है। तो देखिए कह रहा है वजीर अली की जांबाजी और साहसिक कारनामों से परिचित थे। वाक्य में विशेषण पदबंध को चुनकर लिखिए। देखिए इस वाक्य में जो है वजीर अली के जांबाजी और साहसिक कारनामों से सभी पदबंध परिचित थे। क्रिया की विशेषता बता रहा है, इसलिए यह एक विशेषण पदबंध है। विशेषण पदबंध वह होता है जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाता है। ठीक है, इस तरह से आपको लिख देना है। क्लियर हो गया। अब इसी का ख सवाल देख लेते हैं। क्या है ख नंबर में, क्या कह रहा है? किसी वाक्य में संज्ञा पदबंध की पहचान कैसे की जाती है, उदाहरण देकर आपको स्पष्ट करना है। ठीक है ना। तो संज्ञा पदबंध की पहचान वाक्य में संज्ञा के कार्य से होती है। इसकी अंतिम या मुख्य शब्द संज्ञा होता है तथा अन्य पद पर आश्रित होते हैं। जैसे बगल के मकान में रहने वाला लड़का में लड़का क्या हो गया, संज्ञा पदबंध हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया। इस तरह लिखना है। ग में देखिए कह रहा है कि सबकी सहायता करने वाले आप आज उदास क्यों है। वाक्य में पदबंध के भेद बताना है, कौन सा पदबंध है ग में। ठीक है, तो देखिए विशेषण पदबंध है। कौन सा जी, विशेषण पदबंध है। ध्यान देना है, विशेषण पदबंध है। ठीक है, क्लियर हो गया। अगला देखिए ग का विशेषण पदबंध। घ में क्या कह रहा है, ध्यान देना है। कह रहा है मैं खेलते कूदते कक्षा पास कर लेता हूँ। वाक्य में पदबंध का भेद बताते हुए कारण भी स्पष्ट करना है। तो देखिए यहाँ जो हो गया खेलना कूदना क्या हो गया, क्रिया विशेषण पदबंध। कैसा हो गया जी, क्रिया विशेषण पदबंध। क्या हो गया, क्रिया विशेषण पदबंध हो गया। ठीक है ना, विशेषण क्रिया विशेषण पदबंध हो गया। खेलते कूदते पदबंध पास कर लेता हुआ क्रिया की विशेषता बतलाता है। कार्य कैसे किया जाता है, जो पदबंध क्रिया की विशेषता बतलाता है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है ना, खेलते कूदते क्रिया की विशेषता बतला रहा है तो क्रिया विशेषण पदबंध हो गया। क्लियर। अंग में कह रहा है क्रिया पदबंध का एक उदाहरण देकर वाक्य में प्रयोग करना है। ठीक है, अंग में देखिए क्रिया पदबंध का एक उदाहरण देना है। ठीक है ना, जैसे रमेश बाजार जा रहा है। इस वाक्य में जा रहा है पूरा समूह मिलकर क्रिया कार्य कर रहा है। हो गया रमेश बाजार जा रहा है। क्लियर। इस तरह से मैंने तीसरा पदबंध पे आधारित था, पांचों बता दिया। ठीक है, आपको 4 ही का जवाब देना है। ठीक है, अब चौथा नंबर सवाल देखना है। देखिए करना क्या है, आपको वीडियो को 2-3 बार देख लेना है और कुछ नहीं, हूबहू लड़ेगा सब। ठीक है, चलिए अगला सवाल क्या कह रहा है देखना है। चौथा नंबर की रचना के आधार पर वाक्य रूपांतरण पर आधारित 5 में से किन्हीं 4 का जवाब देना है। 4 सवाल यहाँ भी 16 मार्क्स का होता है, खंड ख। ठीक है ना, बहुत वेटेज है ग्रामर का, ध्यान देना है। देखिए काम में क्या कह रहा है, ध्यान देना है कि दादा को तार देने के सिवा तुम्हें और कुछ न सूझेगा। वाक्य का भेद बताना है। ठीक है ना, वाक्य का भेद बताना है कौन सा है। तो प्रश्न निर्देश है। क्या है जी, प्रश्न निर्देश। क्या कर रहा है, प्रश्न निर्देशित कर रहा है। ठीक है ना, यानी प्रश्न पूछ रहा है। क्लियर हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं। दादा को तार देने के तुम्हें और कुछ न सूझेगा, यहाँ प्रश्नवाचक हो गया वाक्य। ठीक है ना, यानी प्रश्न निर्देश वाक्य हो गया। ठीक है, दादाजी हो गए। अब ख में देखते हैं क्या कह रहा है, ध्यान देना। कह रहा है भीड़ की अधिकता के कारण पुलिस जुलूस को रोक नहीं सकी। संयुक्त वाक्य में बदलिए, रूपांतरित करिए। ठीक है, तो देखिए संयुक्त वाक्य में कैसे बदलेंगे। भीड़ की अधिकता के कारण पुलिस जुलूस को रोक नहीं सकी, इसको बदलना है आपको। किस में बदलना है जी, संयुक्त वाक्य में बदलना है। ठीक है, तो इसमें आपको बदलना होगा, जोड़ना होगा। अव्यय जोड़ा जाता है। क्लियर है। यहाँ हम लोग को जो है ख नंबर में कि भीड़ की अधिकता के कारण पुलिस जुलूस को रोक नहीं सकी, संयुक्त वाक्य में बदलना है। तो क्या होगा, सुनिएगा ध्यान से कि भीड़ अधिक थी इसलिए पुलिस जुलूस को रोक नहीं सकी। इस तरह आपको बदलना है संयुक्त वाक्य में। ठीक है ना। ग में क्या कह रहा है, ध्यान देना है। क्या है जी, ग में
कि उदाहरण देकर सरल एवं मिश्र वाक्य में अंतर बताना है, 1 मार्क्स मिलेगा। ठीक है, तो देखिए सरल वाक्य में एक मुख्य क्रिया होती है, जबकि मिश्र वाक्य में एक मुख्य उपवाक्य होता है। एक या एक से अधिक आश्रित वाक्य होते हैं जो आपस में जब, क्योंकि जैसे संबोधक अव्यय से जुड़े होते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए घ में क्या कह रहा है, संयुक्त वाक्य में समुच्चय बोधक अव्यय की भूमिका के बारे में बताइए। घ में तो देखिए संयुक्त वाक्य में समुच्चय बोधक अव्यय जैसे और, परंतु या दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्यों को जोड़ने का काम करता है। ठीक है, जिससे वे मिलकर एक पूरा वाक्य बनाते हैं। यही लिखना है इतना आपको और कुछ नहीं। ये अंगा में देखिए चुपचाप रट्टा लगा लो, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है ना एग्जाम के बाद। अंगा में क्या है कि गायन इतना प्रभावी था कि वह अपनी शुद्ध बुद्ध खोने लगा। वाक्य का भेद बताते हुए कारण दीजिए। ठीक है ना, तो एक ऐसा वाक्य है मेरे प्यारे दोस्त मिश्र वाक्य है। कैसा वाक्य है? मिश्र वाक्य। ठीक है, देखिए 3 तरह का होता है, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य और सरल वाक्य। सरल, संयुक्त, मिश्र। ठीक है ना, यहाँ पे हो गायन इतना तो मिश्र वाक्य हो गया है ना। यह एक मिश्र वाक्य है क्योंकि इसमें एक मुख्य उपवाक्य है, गायन इतना प्रभावी था, और एक आश्रित उपवाक्य है कि वह अपनी शुद्ध बुद्ध खोने लगा, जो कि संबंध बोधक द्वारा जुड़ा हुआ। क्लियर हो गया। अब समास के सवाल भी पूछे जाते हैं। ठीक है ना, मैं ग्रामर का वीडियो अलग से लाऊंगा। ठीक है, अगर आप लोग कहिएगा। ऐसे प्ले लिस्ट में टाइप करना है हिंदी ग्रामर, उसमें 3 वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, उसको देख लीजिए एक बार। ठीक है ना, एक समास का भी वीडियो होगा उसमें। चलिए देखिए, ध्यान देते हैं, आगे बढ़ते हैं। समास पर आधारित 5 सवाल पूछा जाता है जी। ठीक है, उसमें से 4 का जवाब आपको देना है। क्लियर। देखिए 5 सवाल पूछे जाते हैं, 4 का जवाब, 4 मार्क्स का है। देखिए समास कहते किसको है, ध्यान देना है कि जब 2 या 2 से अधिक पद अपनी विभक्ति को छोड़कर आपस में मिलते हैं ना, तो उसे हम लोग समास कहते हैं। समास के 6 भेद होते हैं, एक और एक्स्ट्रा है नए समास, नहीं का बोध होता है। ठीक है ना, 6 ही मेन पढ़ना है आपको। कौन कौन सा समास है सुन लीजिएगा। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास। ठीक है, अब आते हैं सवालों पे, उसी में डिस्कस करता हूं। और ठीक है ना, करा समासिक पद। देखिएगा समासिक पद अन्य व्याकरणिक पदों से किस प्रकार भिन्न होता है। तो देखो समासिक पद 2 या 2 से ज्यादा शब्दों के मेल से बनता है और एक नया अर्थ देता है, जबकि व्याकरणिक पद जो है संज्ञा, सर्वनाम, एकल शब्द या पदबंध के रूप में कार्य करते हैं। यही लिखना है आपको। ठीक है ना, सामाजिक पद और व्याकरणिक, सामासिक पद और व्याकरणिक पद में। ठीक है, लिख लिया जाएगा, जो मैंने बोला उसी को लिखना है। ठीक है, अगला ख सवाल नंबर क्या कर रहा है, ध्यान देना है आपको। ख नंबर में क्या कर रहा है, ध्यान देना। कह रहा है तत्पुरुष समास में पूर्व पद और उत्तर पद की भूमिका को स्पष्ट करिए। ठीक है, तत्पुरुष समास में पहले पद है ना की प्रधानता होती है, जबकि दूसरे पद की प्रधानता नहीं होती है, उसे हम लोग तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे समझिए, तत्पुरुष समास में बाद वाला पद प्रधान होता है ना। देखिए समझना है, यही भाव समास में क्या होता है, शुरू वाला होता है। तत्पुरुष वाला में जो होता है ना, उत्तर पद प्रधान होता है। कौन सा जी, बाद वाला पद प्रधान होता है, पूर्व पद गौण होता है। ठीक है, पूर्व पद का कोई वैल्यू नहीं होता है। समस्त पद में पूर्व पद के कारक चिन्ह का लोप हो जाता है। जैसे तत्पुरुष समास में हो गया गंगा जल, गंगा का जल। ठीक है, क्लियर हो गया। राजपुत्री, राजा की पुत्री। ठीक है, इस तरह से हम लोग क्या है तत्पुरुष समास को देखेंगे। चरित्र चित्रण है ना, किसका चित्रण, चरित्र का चित्रण, गुण की बढ़ाई। आगे देखो यथाशक्ति में कौन सा समास है, तो अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास किसको कहेंगे, वैसा समास जिसका पहला पद प्रधान हो। यथा शक्ति, शक्ति का मतलब कुछ नहीं, यथा लग गया, मतलब जितनी शक्ति है। ठीक है, शक्ति के अनुसार।
अगला घ में देखिए कह रहा है त्रिलोकी समासिक पद विग्रह करने हेतु भेद बताए। त्रिलोकी जब संख्या का बोध होता है उसको बोलते हैं हम लोग दिग्गु समास। क्या बोलते हैं? दिग्गु समास। क्लियर हो गया? संख्या का बोध होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? दिग्गु समास। त्रिलोकीनाथ, दिग्गु समास, तीनों लोकों के नाथ स्वामी अर्थात शिव। तो यहाँ अगर इस तरह विग्रह करेंगे, देखिए ऐसे पूछा जाए त्रिलोकीनाथ तो क्या हो जाएगा? दिग्गु। लेकिन विग्रह करेंगे अगर तीन लोकों के नाथ अर्थात स्वामी शिव, कौन सा हो गया? अर्थात शिव भगवान, तो बहुव्रीहि समास हो जाएगा। यही ज्यादा अच्छा है लिखना। इसका विग्रह करिएगा तो क्या होगा? तीन लोकों के नाथ अर्थात शिव, और कौन सा समास? बहुव्रीहि समास। ठीक है, क्लियर? आगे देखिए, अब कह रहा है दिग्गु समास विशेषता बताते हुए एक उदाहरण। दिग्गु समास किसको बोलते हैं? जिस समासिक शब्द से संख्या का बोध होता है उसे हम लोग दिग्गु समास कहते हैं। जैसे दोपहर, दो पहरों का समूह। ठीक है, चौराहा, चार राहों का समूह। त्रिभुज, तीन भुजाओं का समूह। क्लियर हो गया? शताब्दी, 100 वर्षों का समूह। तो संख्या का बोध होता है उसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, मुहावरा पे भी आधारित सवाल पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? मुहावरे पे आधारित। ठीक है, 5 प्रश्न पूछा जाता है। देखिए 4 का जवाब देना है, सब में एक डिस्काउंट। ठीक है ना? देखिए समझना है यहाँ पे। ठीक है ना? दिख रहा है वीडियो? बिल्कुल दिख रहा होगा। कह रहा है भारतीय प्रशासनिक सेवा में चयनित होने के लिए करनी पड़ती है उपयुक्त मुहावरे द्वारा रिक्त मुहावरा से आपको पूरा करना है। ठीक है, तो देखिए भारतीय प्रशासनिक सेवा में यूपीएससी में चयन होने के लिए आपको करनी पड़ती है, क्या करनी पड़ती है? बहुत ज्यादा मेहनत, दिन रात एक करनी पड़ती है। क्या लिखना पड़ेगा? दिन रात एक करना, यानी जी तोड़ मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ क्या बनाएगा? दिन रात एक, दिन रात एक करनी पड़ती है ना? जी तोड़ मेहनत करनी पड़ती है। कोई भी भरिए चलेगा, दिन रात एक करना यही ज्यादा आसान है। दिन रात एक करनी पड़ती है। ठीक है, नहीं तो जी तोड़ मेहनत करनी पड़ती है। क्लियर हो गया जी? चलिए दूसरा देखते हैं। समुद्र के किनारे शाम को तन तारा रोज वामिरों की थी। ठीक है, थोड़ा सा कठिन है। बाट जो होता है ना, कह रहा है समुद्र के किनारे शाम को तन तारा रोज वामिरों की राह, राह जो होता था। ठीक है, बाट जो होता था, क्या भरना है? बाट, मैंने निहार ले रहता था, बाट जो होता। क्लियर है? थोड़ा सा मुहावरा टफ होता है। ठीक है, बाह जो होता। ठीक है, बाह जो होता मीन्स हो गया राह देखना, रास्ता देखता था। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। ग नंबर सवाल में क्या बोला जा रहा है? कह रहा है शैलेंद्र का मुरझाया हुआ चेहरा देखकर राज कपूर ने मुस्कुराते हुए कहा, निकालो 1 रुपया, पारिश्रमिक पूरा एडवांस। पंक्ति से मुहावरा चुनकर वाक्य में बनाना है। ठीक है ना? चेहरा मुरझा जाना, क्या है जी? चेहरा मुरझा जाना। ठीक है, चेहरा मुरझा जाना। परीक्षा में कम अंक आने पर रमेश का चेहरा मुरझा गया। ठीक है, वाक्य हो गया। क्या निकालोगे यहाँ से? चेहरा मुरझा जाना। वाक्य में प्रयोग कैसे करोगे? परीक्षा में कम अंक आने पर रमेश का चेहरा मुरझा गया, इस तरह लिखना है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है, ध्यान देना है। काम तमाम कर देना और धूल में मिला देना, मुहावरे में अंतर स्पष्ट करिए। क्या करना है? काम तमाम कर देना का मतलब होता है मार डालना, नष्ट कर देना। ठीक है, और धूल में मिला देना का मतलब होता है पूरी तरह से बर्बाद कर देना। बर्बाद कर देना नहीं तो प्रतिष्ठा नर्थ है ना, दूध में मिला देना, प्रतिष्ठा धूमिल कर देना, नष्ट कर देना। निराशा के बादल फटने, मुहावरे का वाक्य प्रयोग करना है ना। नौकरी मिलने के खबर सुनते ही रमेश के मन से निराशा के बादल छट गए। बादल फट गया मतलब निराशा खत्म हो गया। ठीक है, खुशी की लहर लौट आई। क्या लिखोगे? नौकरी मिलने की खबर सुनते ही सोहन के मन से निराशा के बादल फट गए, छट गए। ठीक है, इस तरह से मैंने आपको बताया
एक बार देख लीजिए। अब पाठ्य पुस्तक से आ गया खंड ग वाला। कौन सा जी? खंड ग में क्या है आपका? पाठ्य पुस्तक से सवाल पूछे जाते हैं। देखिए क्या है, इस तरह से दिया गया है यहाँ पे, ठीक है। इसमें से आपको खोज कर लिखना है। देखिए, चलिए खंड ग में गद्यांश पढ़ के सुना रहा हूँ, ध्यान देना है आपको। क्या करना है? गद्यांश पढ़ना है। और देखिए यहाँ 5 को सवाल रहेगा, 5 का जवाब देना है, ठीक है। गद्यांश पढ़ता हूँ, ध्यान दीजिएगा। करा मदालसा भी पकड़ी गई थी। उससे मालूम हुआ कि उसके थाने में भी मारा गया। सब मिलाकर 105 स्त्रियां पकड़ी गई थी। बाद में रात 9 बजे सबको छोड़ दिया गया। कलकत्ता में आज तक की इतनी स्त्रियां एक साथ गिरफ्तार नहीं की गई थी। करीब 8 बजे खादी भंडार आए तो कांग्रेस ऑफिस से फोन आया कि यहाँ बहुत आदमी चोट खाए कराए हैं। कई की हालत रंगीन है, उनके लिए गाड़ी चाहिए। जानकी देवी के साथ वहां गए। बहुत लोगों की चोट लगी हुई है। डॉक्टर दास गुप्ता उनकी देखरेख तथा फोटो उतरवा रहे थे। उस समय तक 67 आदमी 67 आदमी वहां आ चुके थे। बाद में 103 तक आ पहुंचे, ठीक है। इस तरह से आपको रफली पढ़ लेना है, ठीक है। ये बुक का है। अब देखिए सवालों पे आना है। सवाल का आपको जवाब देना पड़ेगा। कराए मदालसा को थाने में भी मारा गया था। इस कथन से अंग्रेजी शासन की किस मानसिकता का पता चलता है? आपको बताना है। अंग्रेजों की क्रूरता है ना, ये क्या है? क्रूरता है। चलिए अगला देखिए, कह रहा है कि अगला सवाल देखिए, ध्यान दीजिए, पढ़ के सुना रहा हूं। सब मिलकर 105 स्त्रियां पकड़ी गई। कथन से निष्कर्ष निकलता है कि क्या निकलता है जी? देखिए कि आंदोलन में पुरुषों की संख्या कम थी, पुलिस स्त्रियों को अधिक गिरफ्तार कर रही थी। मोनूमेंट पर स्त्रियां आगे की ओर पंक्ति में थे। आंदोलन में स्त्रियों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। इसमें बताना है। हाँ, तो आंदोलन में स्त्रियों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था, यही सवाल का जवाब है। आगे इस गद्यांश का सूत्रधार अगर पूछा जाए, देखिए इस गद्यांश के सूत्रधार आप किसे मानते हैं? ठीक है, किसे मानते हैं? मदालसा को। किसको मानते हैं? मदालसा को, ठीक है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। ग में, ग में क्या पूछा जा रहा है? ध्यान देना। यहाँ बहुत आदमी चोट खाकर आए हैं और कई की हालत संगीन है। पंक्ति में संगीन का अर्थ क्या है, ये पूछा जा रहा है, ठीक है। संगीन का अर्थ क्या है? तो पता होगा, संगीन में गंभीर होता है। क्या होता है जी? गंभीर। अंगा में देखिए, अंगा में असर्शन रीजन है। कथन और कारण यहाँ भी पूछने लगा, साइंस की तरह, है ना। चलिए कथन पढ़ते हैं। क्या कह रहा है कि डॉक्टर दास गुप्ता उनकी देखरेख तथा फोटो उतरवाए थे। सही बात है। क्या है जी? सही बात है। आगे देखिए, कारण क्या कर रहे? वे आंदोलन के बारे में साक्ष्य एकत्रित कर रहे थे। ये भी सही बात है, ठीक है। क्या है जी? कथन ए और कथन बी दोनों सही है, ठीक है। कथन ए और कथन बी दोनों सही। कथन ए कारण आर दोनों सही है। क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या करते हैं? आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है आपके पास कि गद खंड आधारित प्रश्नों में किन्हीं 3 का जवाब देना है। देखिए 3 का कितना शब्द में? 25 से 30 शब्द में, यानी 6-7 लाइन आपको लिखना है, ठीक है। चलिए देखते हैं। चलिए पहला सवाल क्या कर रहा है, देखते हैं कि मेरे देखते तुम बेराह न चलने पाओगे। पंक्ति में बड़े भाई के कर्तव्य और अधिकार का पता कैसे चलता है, यह सवाल पूछा गया है। तो यह पंक्ति बड़ी भाई के कर्तव्य और अधिकार दोनों को दर्शाता है, ठीक है ना। बड़े भाई छोटे भाई की देखभाल करने और सही मार्गदर्शन देने के लिए जिम्मेदार होते हैं। वे उसे गलत मार्ग पर जाने से रोकने का प्रयास करते हैं, यही कर्तव्य है। अधिकार क्या है? वाक्य में तुम बेराह न चल पाओगे जैसे शब्दों का प्रयोग दर्शाता है कि बड़े भाई को छोटे भाई का अधिकार है, जिसके चलते वह अनुचित कार्य करने पर डांट सकता है या रोक सकता है, ठीक है ना जी। इस तरह लिखना है आपको। ख में क्या कह रहा है, देखिए कि जीवन में पहली बार मैं इस तरह विचलित हुआ
तारा ने ऐसा क्यों कहा। ठीक है, देखिए तारा ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वह वामीरों के प्रति अपने गहरे प्रेम और समाज के रूढ़िवादी नियमों के बीच फंस गया था। वह अपने प्रेम का बलिदान देने के लिए मजबूर था क्योंकि उसकी जाति अलग थी और समाज उनके विवाह के खिलाफ था। यह स्थिति उनके लिए बहुत ही कष्टदायक और विचलित कर देने वाली थी। आप लिख सकते हैं बेझिझक, है ना। अगला देखिए ग में क्या कर रहा है। शैलेंद्र ने राज कपूर की भावनाओं को शब्द दिए हैं। कैसे। शैलेंद्र ने राज कपूर की भावनाओं को अपने गीतों के माध्यम से व्यक्त किया है। राज कपूर एक महान अभिनेता और निर्देशक थे जिनके मन में अनेक विचार और भावनाएं होती थी। शैलेंद्र ने उन भावनाओं को समझा और उन्हें अपने गीतों में पिरोया। इस प्रकार उन्हें राज कपूर के विचारों को शब्द दिए। ऐसे लिखना है कपूर। अगला देखिए सयादत अली खान में देश प्रेम का अभाव था। स्पष्ट करिए। सयादत अली खान में देश प्रेम का अभाव था क्योंकि उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए अपने देश को अंग्रेजों के हाथों बेच दिया था। उन्होंने अवध की गद्दी पाने के लिए अंग्रेजों का हाथ मिलाया। साथ ही साथ 10 लाख रुपये वार्षिक पेंशन पर अवध का राजपाट उन्हें सौंप दिया। यह कार्य स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि उनके लिए व्यक्तित्व लाभ देश प्रेम से कहीं ज्यादा महत्व देती है। इसलिए ऐसे गद्दारों को देश प्रेम कहना गलत है। ठीक है, इस तरह लिखना है आपको। आगे फिर है देखिए गद्यांश यहाँ दे दिया गया छोटा सा नन्हा सा, उसके सवालों को देखना है। ठीक है ना। देखिए 9 नंबर सवाल में क्या कर रहा है कि काव्यांश को पढ़कर प्रश्नों को जवाब देना है। 5 मार्क्स का ये भी है, 5 सवाल का जवाब देना है। देखिए पढ़ते हैं। कह रहा है चलो अभिष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए आगे बढ़ते हैं। विपत्ति विग्रह जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए, घटे न हेल मेल हाँ बढ़े न भिन्नता कभी, अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो भी, तभी समर्थ भाव है कि तातरा हुआ तरे, वही मनुष्य की जो मनुष्य के लिए मरे। ठीक है, बहुत अच्छा है। अब इस पे आपको सवालों का जवाब देना है। ध्यान से देखिए पहला सवाल क्या है। पहला सवाल कह रहा है जीवन में निर्धारित लक्ष्य कैसे प्राप्त किया जा सकता है। अगर आप सही जवाब देते हैं तो 1 मार्क्स मिलेगा इसके लिए आपको। तो लगातार प्रयत्नशील रहने से यानी सतत प्रयत्नशील रहने से। कवि को किस बात का डर है ना। कवि को किस बात की, तो एकता की भावना का डर है कि एकता टूट ना जाए। ठीक है, चलिए ग के सवालों को देखते हैं। देखिए असर्शन रीजन का सवाल है। कथन और कारण। कथन पढ़ते हैं अभी और कारण पढ़ेंगे। ठीक है, कह रहा है ध्यान देना है कि कवि मनुष्य के लिए मनुष्यता का होना अनिवार्य मानता है। ये बिल्कुल सही है। क्या है, सही है, कथन सही हो। कारण कह रहा है मनुष्यता की ओर संतोष का होना आवश्यक नहीं है। ये क्या है, ये तो सही है। कथन सही है लेकिन कारण इसका सही व्याख्या नहीं है। कथन सही है किंतु कारण सही व्याख्या नहीं है, यानी 4 नंबर सही जवाब हो गया इसका। ठीक है जी, चौथा सही। आगे बढ़ा जाए। अब घ में क्या कर रहा है, ध्यान देना है थोड़ा सा। कह रहा है कवि समर्थ भाव किसे मानता है। कवि किसको सामर्थ्यवान मानता है। स्वयं के साथ दूसरों को भी आगे बढ़ाना। ठीक है, इसी को कवि मानते हैं। आगे कह रहा है एक पंथ सतर्क हो सभी। पंक्ति का भाव क्या है, ये आपको पूछा जा रहा है। कैसा भाव है जी, सकारात्मकता वाला भाव है, पॉजिटिव थिंकिंग है। ठीक है, अब 10 नंबर सवाल देखिए। कह रहा है 3 सवाल का जवाब देना है आपको। कितने सवालों का देना है, किन्हीं 3 का जवाब दीजिए 25 से 30 शब्द में, है ना, यानी 8 लाइन आपको लिखना है। इसमें 3 सवाल है। कराए प्रश्नों में से किन्हीं 3 का उत्तर देना है आपको। 5 दिया गया, 3 का देना है। अच्छी बात है ना। डिस्काउंट ऑफर चला हुआ है। अब पहला सवाल देखते हैं, बहुत ही खूबसूरत सा सवाल है। क्या है जी, कह रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति की विशेषता उसके भीतर निहित होती है। कबीर की साक्षी से उदाहरण देकर स्पष्ट करिए। 2 मार्क्स मिलेगा आपको। ठीक है ना। तो देखिए कबीर की साखी के अनुसार जिस प्रकार कस्तूरी मिर्ग की नाभि में होती है
लेकिन मृग इस बात से अनजान होकर उसे पूरे जंगल में खोजता फिरता रहता है। ठीक उसी प्रकार मनुष्य भी अपने अंदर मौजूद विशेषताओं को नहीं पहचानता है, अपने अंदर मौजूद गुण को नहीं पहचानता है और उन्हें बाहर की दुनिया में तलाशता रहता है। ठीक है, यही इस सवाल का जवाब है, कस्तूरी मृग। ठीक है ना। अगला सवाल देखिए, ख नंबर में क्या कर रहा है, जीवन में सुख दुख धूप और बादल की तरह होते। हाँ, कभी खुशी कभी गम। यह कथन बिल्कुल सही है। ठीक है ना। जीवन में कभी खुशी कभी गम होते हैं, इससे हम लोग को निराश नहीं होना चाहिए। तो जीवन में सुख और दुख धूप और बादल की तरह होती है, क्योंकि जैसे धूप और बादल आते जाते रहते हैं, वैसे ही सुख दुख भी अस्थायी नहीं होते। धूप की तरह सुख हमें आनंद और ऊर्जा देता है, जबकि बादल की तरह दुख हमें अंधकार और कठिनाइयों से गुजरने के लिए अनुभव कराता है। बस इतना ही लिखना है आपको। ठीक है ना। आगे देखिए, ग नंबर में क्या कर रहा है, पर्वत पर्वत में पावस कविता का एक उदाहरण देकर सिद्ध करना है आपको। यह एक वैचारिक प्रश्न है जिसके अंतर्गत पर्वत प्रदेश में पावस कविता का ज्ञान आवश्यक है। कविता के आधार पर यह सिद्ध होता है कि प्रकृति में पल पल हर पल परिवर्तन होते हैं। ठीक वैसे ही मनुष्य के जीवन में सुख दुख आते रहते हैं, जाते रहते हैं। इससे हमें पर्वत की तरह निडर होकर खड़ा रहना है। ठीक है, सामना करना है, उससे जूझना है। यही तो जीवन की असली मजा है। अगला देखते हैं, घ सवाल क्या कह रहा है, ध्यान देना है। तोप जैसे लोगों का परिणाम भी तोप जैसा ही होता है, विचार व्यक्त करना है घ में। ठीक है। देखो, यह कथन क्या है, शक्ति के दुरुपयोग और उसके परिणामों को दर्शाता है। तो पाठ के संदर्भ में यह कथन हमें यह बताता है कि जो लोग अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते हैं, उनका अंत भी उसी प्रकार विनाशकारी होता है जैसा कि तोप का होता है। तोप ने कई लोगों को मौत के घाट उतारता है, लेकिन अंत में वह स्वयं एक क्या है, दर्शनीय वस्तु बनकर रह जाता है, म्यूजियम में रखा जाता है, उसको लोग देखते हैं। ठीक है ना। अगला अंगा सवाल क्या है, बहुत ही खूबसूरत सा आनंद सा सवाल है। मनुष्य को अपने साहस और पुरुषार्थ पर भाग्य से अधिक भरोसा रखना चाहिए। आत्मंत्रणा कविता के आधार पर आपको बताना है। ठीक है ना। यह कथन कविता के मूल भाव को व्यक्त करता है। आत्मत्राण कविता में कवि गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जी ईश्वर से यह प्रार्थना नहीं करते हैं कि उन्हें दुखों से बचाएं, बल्कि यह प्रार्थना करते हैं कि उन्हें दुखों को सहने की शक्ति और साहस दे। यह इस बात पर जोर देता है कि मनुष्य को अपनी आंतरिक शक्ति और पुरुषार्थ पर भरोसा रखना चाहिए। ठीक है ना। बहुत प्यारा सा सवाल था, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। आगे देखिए, अब यहाँ अगला सवाल 11 नंबर में क्या कर रहा है, ध्यान देना है आपको। अगर आप अभी तक छुआ मार के खा रहे थे, कुछ भी पढ़ाई नहीं किया ना, तो ये एक वीडियो देखकर आप 80 में 80 मार्क्स ला सकते हैं। ठीक है ना। साइंस मैथ की तरह इसका भी वेटेज। ठीक है ना, और आसान। चलिए, अगला सवाल में क्या कर रहा है कि पूरक पुस्तक संचयन पर आधारित प्रश्नों में से किन्हीं दो का जवाब देना है 40 से 50 शब्द में। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। 11 नंबर सवाल का सही जवाब देखते हैं। चलिए, का सवाल 11 नंबर में क्या कह रहा है, ध्यान कि भारत एक बहुधार्मिक समाज वाला देश है। समाज सद्भाव के लिए टोपी शुक्ला पाठ को आपको कैसे मदद करता है, आपको बताना है। ठीक है जी, का सही जवाब देना है। देखिए, टोपी शुक्ला पाठ सामाजिक सद्भाव का संदेश देता है। यह पाठ हमें बताता है कि धर्म और जाति के आधार पर भेदभाव करना नहीं चाहिए। टोपी और इरफान की दोस्ती यह सिद्ध करती है कि दोस्ती और मानवीय रिश्ते इन संबंधों से हटकर है। यह पाठ हमें यह सिखाता है कि विभिन्न धर्मों के लोगों के बीच प्रेम सद्भाव की भावना होनी चाहिए। बस इतना ही लिखना, 3 मार्क्स मिलेगा। अगला देखिए, ख नंबर सवाल कह रहा है, स्मृतियां सदैव सुखद होती है, सपनों से दीन। पाठ में लेखक अपनी स्मृतियां साझा करिए। आप इस प्रकार की कोई स्मृति साझा कर सकते हैं तो बताइए, आपको क्यों अच्छी लगती है। देखिए, यह एक व्यक्तित्व अनुभव पर आधारित सवाल है। सपनों के से दिन। पाठ में लेखक ने अपने बचपन की मीठी कड़वी सच्चाई को प्रस्तुत किया है, कड़वी यादों को साझा किया है।
इस प्रकार मेरी एक स्मृति मेरे दादा दादी की गांव में बिताए गए गर्मियों की छुट्टी पर आधारित है। छुट्टी की है। मुझे यह स्मृति इसलिए अच्छी लगती है क्योंकि गांव का शांत वातावरण, आम के बाग बगीचों में खेलना, दादा दादी का प्यार मुझे बहुत ही सुकून प्रदान करता है। इस तरह आपको लिखना है ना। एकदम मार्क्स 3 में 3 मिलेगा, इस तरह लिखिएगा तो एकदम सुंदर सा। नो कटकुट, सिस्टमेटिक वे में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह 16 तक। अब ग नंबर सवाल क्या कर रहा है, ध्यान दीजिए। आज शहरी एवं ग्रामीण जीवन में अकेलापन एक आम समस्या हो गई है। इससे कैसे मुक्त हुआ जा सकता है, हरिहर काका पाठ के संदर्भ में आपको बताना है। देखिए हरिहर काका पाठ जो है एक का वही है ना, एक अकेलापन का आधारित है। हरिहर काका पाठ जो है अकेलापन की समस्या को उजागर किया है। देखिए इस समस्या से मुक्त होने के लिए सामाजिक मेल मिलाप को बढ़ावा देना पड़ेगा, आपसी मेल जोल रखना पड़ेगा, पास पड़ोस परिवार के सदस्यों के साथ समय बिताना पड़ेगा, साथ ही साथ दूसरों के प्रति सहानुभूति भी रखना जरूरी है। हरिहर काका अकेलेपन के कारण ही अपनी संपत्ति के लिए परिवार और महंत के बीच फंस गए थे कि अगर समाज में लोग एक दूसरे से जुड़े रहें और संवाद करें तो इस समस्या का काफी हद तक समाधान कम किया जा सकता है। खत्म नहीं किया जा सकता है लेकिन कम कर सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। इस तरह खंड ग के सवालों को मैंने आपको बहुत मजेदार तरीके से समझाया, ठीक है। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। खंड घ में देखते हैं। खंड घ में रचनात्मक लेखन करा है, किसी एक के विषय में लिखना है, निबंध। देखिए करा है किसी एक के विषय में संकेत बिंदुओं पर आधारित 5 मार्क्स का है सवाल। एक पर लिखना है, जैसे चुनाव में मतदान का महत्व, तो चुनाव क्या है, चुनाव की आवश्यकता, ये 3 बातों पे प्रकाश डालना है, आपको लिखना है। स्वच्छता में आम आदमी की भूमिका, ये बातें को लिखना है ना। स्वच्छता क्यों जरूरी है, स्वच्छता का स्वास्थ्य पर प्रभाव, हमारी भूमिका, ये लिखनी है आपको। आगे देखिए आंतरिक सुविधाओं का पर्यावरण का प्रभाव, ये आपको लिखना है। आंतरिक सुविधा से अभिप्राय अंतरों की अधीनता, पर्यावरण पर प्रभाव, इस तरह आपको लिखना है ना। मैं बता रहा हूँ, पढ़ के सुना रहा हूँ, आपको ध्यान से समझना है, चीजों को देखना है। अब देखिए रचनात्मक लेख में निबंध लिखना है ना, तो मैंने चुनाव के मतदान का महत्व, चुनाव में मतदान का महत्व के बारे में आपको बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। पहला चुनाव क्या है, चुनाव की आवश्यकता और चुनाव का महत्व। देखिए चुनाव क्या है, मतदान लोकतंत्र की नींव है, ठीक है। चुनाव क्या है कि सही सरकार को चलाने के लिए हमको चुनाव करना जरूरत होता है। इससे क्या होता है, सभी जाति के उम्मीदवारों को बराबर का अधिकार मिलता है ना, और देश की तरक्की में, राज्य की तरक्की में अपना पूर्ण योगदान दे सके। चुनाव, मतदान लोकतंत्र की जननी है। यहाँ नागरिकों को सरकार चुनने और देश के भविष्य को आकार देने का अधिकार देता है। चुनाव एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हम लोग अपने प्रतिनिधित्व को चुनते हैं, है ना, और उनकी आवश्यकताओं के लिए, ताकि जनता की आवाज को अच्छी तरह से सुन सके और एक स्थिर सरकार बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दे सके। अब मतदान की आवश्यकता हम लोग को इसलिए पड़ती है। अब मतदान का महत्व देख लीजिए, है ना। मतदान का महत्व इस बात में है कि यह प्रत्येक नागरिक को बराबर का अधिकार देता है, शक्ति प्रदान करता है, चाहे वह जो है किसी भी सामाजिक और आर्थिक स्थिति कुछ भी हो, उसका किसी भी जाति धर्म का हो। मतदान करके नागरिक अपने प्रतिनिधियों को जवाबदेह ठहरा सकता है ना। आप सरकार से सवाल पूछ सकते हैं, आपका अधिकार है, और यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि सरकार उनकी जरूरतों और उनकी इच्छाओं को कैसे पूरा कर रहा है। यह एक शांतिपूर्ण और प्रभावशाली तरीका है जिससे समाज में बदलाव आ सकता है, हमारा समाज आगे बढ़ सकता है, समाज के हर तबके के लोगों को अधिकार मिल सकता है ना। इस तरह आपको चुनाव के महत्व के बारे में आपको लिखना है, ठीक है ना। 120 शब्द लिखना है, 10 लाइन मैंने बोल दिया, ठीक है, क्लियर। और देखिए 3 पूछता है, तो जो आसान रहे ना उसको लिखिएगा, है ना, जिसमें शब्द जुड़े।
आगे देखिए अब 13 नंबर सवाल में क्या कह रहा है, मैं पूरा कंप्लीट बताऊंगा, ध्यान देना है। चलिए देखिए यहाँ पे हम देखते हैं 13 नंबर, किसी एक के विषय में सब शब्द में पत्र लिखना है। देखिए अथवा लिखिए ताए लिखिए, ठीक है। मैं ऊपर वाला आपको बता रहा हूँ कि आप श्यामदीप सिखाए विद्यालय में भाषा प्रयोगशाला खुलवाने के लिए प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए, जिसमें विद्यार्थी भाषा की ध्वनियों को समझकर श्रवण और वाचन कौशल का विकास करें, ठीक है। तो देखिए यहाँ लिखना है, इसका मैं पोस्ट में आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। इसका मैंने वहाँ पे बताया हुआ है। फॉर्मेट सब राइट लेफ्ट साइड में ही लिखा जाता है। क्या लिखिएगा, सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, भारतीय विद्या मंदिर, मेन रोड, कानपुर, दिनांक 15, ठीक है। दिनांक आप लोग कब लिखिएगा, 2 मार्च 2025। विषय विद्यालय में भाषा प्रयोग स्थापित करने हेतु अनुरोध, ठीक है। फॉर्मेट समझ में आ गया। महोदय, सविनय निवेदन है कि हमारे विद्यालय में भाषा प्रयोगशाला की स्थापना की बहुत ही आवश्यक है। वर्तमान समय में भाषा का सही उच्चारण, ध्वनियों को समझना शिक्षा का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। भाषा प्रयोगशाला विद्यार्थियों के ध्वनियों को सुनने समझने का अवसर प्रदान करती है, जिससे उनके कौशल का विकास होगा। थोड़ा सा पैराग्राफ चेंज करिएगा। इस प्रयोगशाला के माध्यम से हमें विभिन्न भाषाओं का सही उच्चारण सीख पाएंगे, संवाद कौशल में सुधार होगा, ठीक है। इसके अलावा आधुनिक उपकरणों से युक्त यह प्रयोगशाला विद्यार्थियों के भाषा ज्ञान को और भी प्रभावी बनाएगी। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि अनुरोध है कि विद्यालय में जल्द से जल्द प्रयोगशाला की स्थापना की जाए, स्थापना की कृपा करें। इसके लिए हम विद्यार्थी अपनी भाषा क्षमताओं को बेहतर बना सके और आपका सदा आभारी रहूंगा। धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी छात्र राम खिलावन, कक्षा 10वीं, ठीक है। खंड या कुछ भी लिख सकते हैं। आया समझ में, बहुत अच्छा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। आगे देखिए 14 नंबर में क्या कह रहा है। 14 नंबर भी उसी तरह से है, मैं बता रहा हूँ। ये सब का आपको पोस्ट में जाना है, ठीक है। प्ले लिस्ट सक्सेस अभ्यास के चैनल में जाइएगा, है ना, खोलिएगा, उसके बगल में पोस्ट दिया रहता है, वहां पे देख लेना है। देखिए 14 नंबर सवाल में क्या कह रहा है कि निम्न में से किसी एक विषय पे 60 शब्दों पे सूचना लिखना है। क्या लिखना है जी, सूचना लिखना है, ठीक है ना। तो एकदम बीच में सूचना लिखिएगा। इसका भी पोस्ट में जाके देख लीजिए, प्ले लिस्ट में जाइएगा, सक्सेस अभ्यास, और साइड में रहता है पोस्ट, ठीक है ना, वहां पे देख लेना। देखिए ध्यान देना है। कह रहा है आप राहुल रोशनी हैं, ठीक है। आप अपने स्कूल के विद्यार्थी परिषद के सचिव हैं। आपके स्कूल में अंतर विद्यालय वाद विवाद प्रतियोगिता आयोजन किया जा रहा है। इसमें सभी विद्यार्थियों को जानकारी के लिए एक सूचना लिखिए, ठीक है ना। देखिए कैसे सूचना लिखा जाता है, बीच में लिखना है सूचना, ठीक है ना। और क्या देना है, अंतर विद्यालय वाद विवाद प्रतियोगिता, बीच में लिख दीजिएगा, यहाँ सूचना लिख के लिख देना है, ठीक है ना। दिनांक देना है लेफ्ट साइड में, दिनांक आपको पता ही है 2 मार्च 2026। फिर ये विद्यार्थियों, सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि हमारे स्कूल में अंतर विद्यालय वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। यह प्रतियोगिता विद्यार्थियों को अपने विचार स्पष्ट और तार्किक रूप से प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करती है। प्रतियोगिता का विवरण इस प्रकार है। दिनांक जो भी लिखना है लिख दीजिए, दिनांक 5 मार्च 2026। समय लिख देना है आपको 10 बजे, है ना, सुबह 10 बजे। स्थान स्कूल सभागार, है ना। विषय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वरदान या अभिशाप, इस पे आपको विवाद करना है। तो प्रतियोगिता में भाग लेने वाले इच्छुक विद्यार्थी 1 मार्च तक विद्यार्थी परिषद कार्यालय में अपना नाम पंजीकृत करा सकते हैं। पंजीकृत समय में प्रत्येक प्रतिभागी प्रतियोगिता के नियम एवं तैयारी के बारे में जानकारी दी जाएगी। स्कूल के सभी विद्यार्थियों से आग्रह है कि इस प्रतियोगिता में भाग लेकर अपने विचारों और तर्क शक्ति प्रदान करें। वाद विवाद प्रतियोगिता केवल एक प्रतियोगिता नहीं बल्कि संवाद और विचारों का आदान प्रदान का एक महत्वपूर्ण मंच है, जो आपके आत्मविश्वास तथा भाषण कला कौशल को भी बढ़ाएगा। इस अवसर का लाभ उठाइए और स्कूल का नाम रोशन करिए, गौरवान्वित करने में अपना योगदान दीजिए। धन्यवाद। राहुल, सचिव विद्यार्थी परिषद, केंद्रीय विद्यालय
पटना। ठीक है, इस तरह आपको लिख देना है। आ गया होगा क्लियर? कोई दिक्कत नहीं हुई होगी? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। चलिए 15 नंबर सवाल देखते हैं। यही सब स्कोर करेगा, कैसा हो पूछेगा, डिटो लिखना, फॉर्मेट में बता रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए यहाँ 15 नंबर सवाल क्या कह रहा है, ध्यान देना। कह रहा है निम्न में किसी एक विषय पर 40 शब्दों में विज्ञापन लिखिए। क्या लिखना है? विज्ञापन, एडवर्टाइजमेंट लिखना है, ठीक है ना। आपने खेल सामग्री की एक नई दुकान खोली है, अपनी दुकान के बारे में जानकारी देते हुए आकर्षक विज्ञापन तैयार करिए। दूसरा है भ्रष्टाचार मुक्त के विषय में लोगों को जागरूक करते हुए सरकार की ओर से एक विज्ञापन तैयार कीजिए। कोई एक लिखना है आपको, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 15 का, आपने खेल सामग्री की नई दुकान खोली है, अपनी दुकान के बारे में जानकारी आकर्षक विज्ञापन लिखिए। देखिए मैं लिख रहा हूँ, स्पोर्ट वर्ड यहाँ बीच में लिख देना है। क्या लिखना है जी? स्पोर्ट्स। इसका भी आप देख लीजिएगा पोस्ट में, है ना। स्पोर्ट्स वर्ड, जो भी दुकान का नाम है लिख दीजिएगा। खेल सामग्री की नई दुकान का आपके क्षेत्र में खुल गई, है ना, आपके क्षेत्र में खुल गया। हमारी विशेषताएं क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन, टेनिस, अन्य खेलों की आकर्षक गुणवत्ता वाली सामग्री सस्ते दामों पर उपलब्ध है। सभी सामानों का आपके चॉइस के अनुसार संग्रह है। बच्चों से लेकर पेशेवर खिलाड़ियों के लिए आकर्षक उपकरण उपलब्ध है। साथ ही साथ, है ना, विशेष छूट के साथ, है ना, एक दाम दिया जा रहा है। इस तरह आपको लिखना है। उद्घाटन ऑफर की छूट दिया जा रहा है ना, 100 की खरीदारी पे, है ना, 1000 रुपये की खरीदारी पे आपको 20% की छूट दे रहा है। हर खरीद के साथ एक मुफ्त बैडमिंटन शॉट ब्लॉक बॉकेट दिया जा रहा है। साथ ही साथ बैडमिंटन किट नहीं तो बैग सभी को प्रोवाइड। जल्दी करें, ऑफर सीमित समय के लिए। लिख देना है पता, मेन मार्केट, वैशाली, गाजियाबाद, दिल्ली। इस तरह आप लिख दीजिएगा विज्ञापन, ठीक है ना। फॉर्मेट पे मार्क्स मिलता है। अब 16 नंबर सवाल है। कितना नंबर है? 16 नंबर है, ठीक है ना। हाँ, एक लघु कथा लिखना है। क्या लिखना है? जब, देखिए सुना रहा हूँ, ध्यान देना है आपको। करा, एक शाम जब मैं घर में बैठी थी तभी अचानक किसी ने जोर से दरवाजा खटखटाया। मैं चौंक गई। पंक्ति में लगभग 100 शब्दों में लघु कथा लिखना, ठीक है, ये लिखिए। नहीं तो यहाँ से देखिए दूसरा क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। ईमेल लिखना होगा। आप शक्ति संयम है, आप लालटेनगंज में रहते हैं। आपके क्षेत्र में पिछले 1 महीने से बिजली की गंभीर समस्या चल रही है। इसकी जानकारी देते हुए बिजली विभाग के अधिकारी को 80 शब्दों में ईमेल लिखिए। ज्यादा अच्छा ईमेल होता है, ईमेल ही लिखिए, ठीक है ना। वैसे सब अच्छा ही है। इस तरह से देखिए, इसमें क्या है, 16 का मैं अथवा का लिखने जा रहा हूँ, ठीक है। कथा मैं नहीं लिखूंगा, अथवा लिख रहा हूँ। ध्यान देना है आपको, फॉर्मेट पे ध्यान देना है, ठीक है ना। क्या करना है आपको? फॉर्मेट पे ध्यान देना है। चलिए कह रहा है, आप शक्ति संयम है, आप लालटेनगंज में रहते हैं, आपके साथ पिछले 1 महीने बिजली की समस्या गंभीर है। ईमेल लिखना है 80 शब्द में, ठीक है। तो देखिए क्या लिखा जाता है लेफ्ट साइड में, सेवा में बिजली विभाग वरिष्ठ अधिकारी लालटेनगंज, ठीक है, जबलपुर। दिनांक लिख देना है 2 मार्च 2026, ठीक है। विषय लालटेनगंज में बिजली समस्या के समाधान हेतु अनुरोध। आदरणीय महोदय, मैं संयम लालटेनगंज का निवासी हूँ। आपको यह सूचित करना चाहता हूँ कि हमारे क्षेत्र में पिछले 1 महीने से बिजली आपूर्ति की गंभीर समस्या चल रही है। दिन और रात के किसी भी समय बिना किसी पूर्व सूचना के बार बार बिजली काट दी जाती है और कई घंटों तक बिजली दोबारा नहीं आती है। इस समस्या से क्षेत्र के लोगों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, ठीक है। बिजली की इस अनियमितता के कारण छात्रों की पढ़ाई में भी बाधा उत्पन्न हो रही है, व्यापारियों की आर्थिक नुकसान हो रहा है और घरों की दैनिक कामकाज भी प्रभावित हो रही है। इसके साथ ही पानी की आपूर्ति भी ठप है, क्योंकि पंप चलाने के लिए बिजली उपलब्ध नहीं रहती है। कई बार शिकायत करने के बावजूद अब तक कोई ठोस समाधान नहीं किया गया है।
अतः आपसे अनुरोध है कि इस समस्या का जल्द से जल्द समाधान करने हेतु तो आवश्यक कदम उठाएं ताकि हम नागरिकों को राहत मिल सके। धन्यवाद। सादर प्रणाम। संयम, लालटेनगंज, वार्ड नंबर 12, जबलपुर। इस तरह आपको लिखना है। इसका आपका डिटेल कहाँ मिलेगा जी? पोस्ट में जाइए, है ना, सक्सेस अभ्यास के यूट्यूब चैनल पे पोस्ट में जाइए, मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह मैंने आपको एक कंप्लीट सेट करवा दिया और यही हूबहू मिलेगा सवाल, क्योंकि जैसे ही आप सबों ने मैथ्स और साइंस में प्यार दिया, उसी तरह मैं उम्मीद करता हूँ कि हिंदी में भी आप सब दीजिएगा। मैंने अपनी तरह से बहुत ही शानदार सेट लाया हूँ। ठीक है, ये सेट हूबहू आपको लड़ेगा, ऐसी कोई बात है ही नहीं। ठीक है, चलिए तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद।